12 नवंबर 1996 की शाम दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर लोग आसमान में एक अजीब सा नजारा देख रहे थे। एक पल में कड़कती बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी और अगले ही पल आसमान में एक भयंकर आग का गोला दिखाई दिया, जैसे आसमान में कुछ बड़ा और खौफनाक घटने वाला हो। अचानक आसमान से लोहे के भारी टुकड़े और इंसानों के कटे हुए अंग गिरने लगे। ये मलबा करीब 7 किलोमीटर के दायरे में फैल गया और एक पल में उस दिन ने भारत में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना को जन्म दिया जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। आखिर उस खौफनाक दिन में क्या हुआ था, जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सऊदी अरेबियन एयरलाइन की फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। इस फ्लाइट में 312 लोग सवार थे, जिनमें से 231 भारतीय थे जो सऊदी अरेबिया में काम की तलाश में जा रहे थे। शाम के 6:30 पर यह फ्लाइट उड़ान भरती है, लेकिन इसमें सवार लोग इस बात से अनजान थे कि एक बड़ा खतरा उनके करीब आ रहा था। असल में कजाकिस्तान से एक चार्टर्ड प्लेन भारत की ओर आ रहा था, जिसमें 37 लोग सवार थे जो कपड़े के व्यापार से जुड़े हुए थे। यह प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, लेकिन उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट जैसा आज है वैसा नहीं था। 1996 में दिल्ली एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा भारतीय एयरफोर्स के लिए रिजर्व था। इसी वजह से यहाँ फ्लाइट्स के आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही एयरवे उपलब्ध था। एयरवे का मतलब होता है आसमान में एक निर्धारित मार्ग जिस पर विमानों को उड़ान भरनी होती है। यह बिल्कुल वैसे ही होता जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती हैं और उनके लिए अलग अलग ट्रैफिक लेन होती है। अब जरा सोचिए, अगर आने वाली गाड़ियों और जाने वाली गाड़ियों के लिए एक ही ट्रैफिक लेन हो तो क्या होगा? जाहिर है गाड़ियां आपस में टकरा सकती हैं। इसी तरह एयरपोर्ट पर भी आने वाले और जाने वाले जहाजों के लिए अलग अलग एयरवे होते हैं। अगर दोनों एक ही रास्ते पर आ और जा रहे हों तो टकराव का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन 12 नवंबर 1996 को दिल्ली एयरपोर्ट पर एक खास स्थिति बन गई। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट का ज्यादा हिस्सा और एयर स्पेस भारतीय एयरफोर्स के लिए रिजर्व था और इस वजह से कमर्शियल फ्लाइट्स को एक ही एयरवे पर उड़ान भरने और लैंड करने की अनुमति मिलती थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सऊदी अरेबियन फ्लाइट को उड़ान भरने की अनुमति दे दी थी और उसी दिन एटीसी में 42 वर्षीय वी.के. दत्ता ड्यूटी पर थे। जब एक ही एयरवे पर दो फ्लाइट्स सामने आती हैं तो उन्हें एक दूसरे से 1000 फीट की ऊंचाई पर रहना चाहिए ताकि दोनों फ्लाइट्स सुरक्षित रूप से एक दूसरे के नीचे से गुजर सके। कजाकिस्तान एयरलाइन का प्लेन दिल्ली एयर स्पेस में घुस चुका था और दोनों फ्लाइट्स को वी.के. दत्ता एक साथ गाइड कर रहे थे। कुछ समय बाद सऊदी अरेबियन फ्लाइट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है और पायलट वी.के. दत्ता से 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने की अनुमति मांगता है। वी.के. दत्ता उसे मंजूरी दे देते हैं और सऊदी फ्लाइट 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उड़ान भरने लगती है। उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही प्राइमरी रडार था जो फ्लाइट्स की स्थिति और उनकी ऊंचाई या रफ्तार जैसे बुनियादी आंकड़े दिखाता था। हालांकि फ्लाइट्स की ऊंचाई और गति के बारे में सटीक जानकारी एक सेकेंडरी रडार से मिलती, लेकिन उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार नहीं था। इसका मतलब था कि एटीसी को प्लेनों की सही स्थिति के बारे में केवल पायलट की रिपोर्ट पर ही निर्भर रहना पड़ता था। वी.के. दत्ता जो कजाकिस्तान एयरलाइन के पायलट को 15,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए कह रहे थे, उन्हें यह भी बताना पड़ा कि सऊदी अरेबियन फ्लाइट उनके नीचे से गुजरने वाली है और दोनों विमानों के बीच 1000 फीट की वर्टिकल दूरी बनाए रखने के लिए कहा। अपनी स्क्रीन पर दोनों फ्लाइट्स को पास आते हुए देख रहे वी.के. दत्ता देखते हैं कि दोनों की ब्लिंकिंग डॉट्स एक दूसरे के पास आ रही है और अचानक ये डॉट्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाती है। अब सामान्यतः ये डॉट्स एक दूसरे से दूर हो जानी चाहिए थी, लेकिन फ्यूज होने के बाद ये डॉट्स स्क्रीन से गायब हो जाती है। वी.के. दत्ता समझ गए थे कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसी समय दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी में रहने वाले लोग आसमान में तेज रोशनी और एक तेज धमाके की आवाज सुनते हैं। आसमान में बिजली की तरह चमकने के बाद लोहे के टुकड़े उनके ऊपर गिरने लगते हैं। ये दोनों विमान आपस में टकरा चुके थे। कंट्रोलर वी.के. दत्ता बार बार इन फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता। तभी अमेरिकी एयरफोर्स का एक प्लेन उड़ते हुए उस रास्ते से गुजरता है और उसके पायलट ने एटीसी को बताया कि उसने आसमान में तेज रोशनी देखी है। इस खबर के साथ ही वी.के. दत्ता का शक यकीन में बदल जाता है। वहीं क्रैश साइट पर कई किलोमीटर तक लाशें और विमान के टुकड़े बिखरे हुए मिलते हैं।
ये भारत के इतिहास की पहली ऐसी घटना बन जाती है जिसमें दो विमान आसमान में टकराकर चकनाचूर हो गए थे। अब सवाल उठता है, कहां पर गलती हुई? क्या यह कंट्रोलर वीके दत्ता से चूक थी या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ था? इस हादसे की जांच शुरू की जाती है। अगले ही दिन दोनों विमानों के ब्लैक बॉक्स को खोज लिया जाता है और डिकोड करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन ब्लैक बॉक्स से प्राप्त डाटा को डिकोड होने में वक्त लगता है। इस घटना के पीछे तीन मुख्य कारण हो सकते थे। पहला कारण यह हो सकता था कि शायद किसी एक पायलट ने एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सही से नहीं किया। दूसरा कारण यह हो सकता था कि किसी एक विमान के इंस्ट्रूमेंट्स गलत रीडिंग्स दिखा रहे थे। और तीसरा कारण यह हो सकता था कि शायद एटीसी में बैठे वीके दत्ता ने किसी गलत निर्देश को जारी किया हो। इस गुत्थी को सुलझाना केवल तभी मुमकिन था जब दोनों विमानों के ब्लैक बॉक्स के डाटा को डिकोड किया जाता। कुछ दिनों बाद ब्लैक बॉक्स का डाटा सामने आ गया, जिसने इस घटना से जुड़े सभी सवालों का जवाब दिया। असल में इस घटना में वीके दत्ता की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने दोनों विमानों को सही निर्देश दिए थे। पहले यह माना जा रहा था कि शायद सऊदी विमान 14,000 फीट की बजाय 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ गया होगा, लेकिन सऊदी विमान 14,000 फीट पर ही था और टकराव भी उसी ऊंचाई पर हुआ था। तो साफ था कि गलती कजाक विमान से हुई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कजाक विमान ने इतनी बड़ी गलती कर दी? असल में कजाक विमान कोई सामान्य यात्री विमान नहीं था, बल्कि यह एक कार्गो विमान था जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। इसे उड़ाना भी अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि बाकी विमानों को एक या दो पायलट चला सकते थे, लेकिन इस विमान को उड़ाने के लिए 5 पायलटों की टीम की जरूरत, और इस टीम के बीच सही तालमेल बेहद जरूरी था, क्योंकि किसी एक की गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। कजाक विमान में एक और गंभीर समस्या थी, वह पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी। इस वजह से वह एटीसी से सही से संवाद नहीं कर पा रहे थे। वह पहले एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों को ट्रांसलेट करते, फिर उनका जवाब देते। इस काम के लिए विमान में एक ट्रांसलेटर भी था जो रेडियो कम्युनिकेशन संभाल रहा था। लेकिन एक और बड़ी गलती यह थी कि कजाक विमान के क्रू में माप की इकाइयों को लेकर भी कंफ्यूजन था। वे डिस्टेंस को मीटर में मापते थे, जबकि एटीसी फीट में जानकारी दे रहा था, और इसी कंफ्यूजन ने हादसे का कारण बना दिया और कजाक विमान अपने प्लेन को 15,000 फीट की बजाय 14,000 फीट की ऊंचाई पर ले आया। इस वजह से वह सऊदी विमान से टकरा गए। इस दुर्घटना में 349 लोगों की जान चली गई और उनके परिवारों को उनका शव भी नहीं मिल सका। सऊदी विमान के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से यह भी पता चला कि जब दोनों विमान आपस में टकरा गए, तब क्रू को यह महसूस हुआ कि अब उनकी कोई बचत नहीं है। मरने से पहले उन्होंने अपनी इस्लामिक प्रार्थना की और उसके बाद ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। ये घटना देश के इतिहास की सबसे दर्दनाक और भीषण घटनाओं में से एक थी। इस दुर्घटना के बाद विमानन इंडस्ट्री में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। सबसे पहला बदलाव यह था कि विमानों के आने और जाने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट कॉरिडोर बनाए गए। दूसरा, सेकेंडरी रडार सिस्टम को इंस्टॉल किया गया, जिससे आसमान में उड़ रहे विमानों की पोजीशन को सही तरीके से ट्रैक किया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि अब हर उड़ान में एक ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगाया जाए। टीसीएस एक ऐसा सिस्टम है जो पायलट को बताता है कि यदि कोई विमान सामने आ रहा है तो क्या करना चाहिए, ताकि टक्कर से बचा जा सके। इन बदलावों के बाद सौभाग्य से आज तक किसी भी दो विमानों के बीच मिड एयर टक्कर नहीं हुई। इसी तरह एक और इंसिडेंट होता है जिसमें प्लेन ओशियन के ऊपर से जा रहा होता है और तभी प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है। इस इंसिडेंट को